पेट्रोल पीना है। ये सुने कि पानी मांगा है तो पानी के अंदर पेट्रोल मिक्स करके दे रहे हैं कि यही है पीने को, अगर मिल सकता है पीने को, ये बचना है लेना तो है ये तो पी पी लो। लो। स्ट्रेट फायरिंग करते वो हैं, स्ट्रेट फायरिंग करते स्ट्रेट हैं फायर बस। करते हैं। हमारे आलू शोरबे के साथ देते हैं और साथ में एक बंद देते हैं जो। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइज़ आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बड़ी ज़्यादा सबक आमोज़ बनने वाली है। यहाँ हम बैंकॉक से आज लाहौर के लिए फ़्लाइट थी हमारी। यहाँ हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं, साकिब भाई मिले हैं और ये डंकी के तजर्बे से 3 दफ़ा गुज़र चुके हैं। तो मैंने सोचा कि इनके वो तजर्बे जो इनके साथ ज़िंदगी में जो चीज़ें बीती हैं डंकी में लड़कों के साथ, जो आपने स्टोरियाँ सुनी थी कि रास्ते में मार के फेंक जाते हैं और जंगलों में जो 3-3 दिन आपको चलना पड़ता है और जगह जगह आपको लाशें देखने को मिलती हैं, वो वाकई ही में सच सारी बातें हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये सारी चीज़ें साकिब भाई अपनी आँखों से देख चुके हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ ये बकलम खुद ये ख्यालात शेयर करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल कैसे है हैं आप? भाई? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा आप बता रहे थे कि यहाँ से पाकिस्तान से जब डंकी लगा के लोग जाते हैं तो सबसे पहले किस इलाके में जाना पड़ता है? यहाँ से जब पाकिस्तान से डंकी लगती है तो सबसे पहले जो है ना कोयटा का जो बहुत मुश्किल सफ़र है वो क्रॉस करना पड़ता है। कुछ पाकिस्तानी तो हिम्मत हार जाते हैं कोयटा जाते हुए, तो कुछ हिम्मत पकड़ के आगे भी चले जाते हैं। तो इधर कोयटा कितने घंटे में पहुँचता है बंदा? कोयटा तकरीबन 24 घंटे लग जाते हैं कोयटा पहुँचने में। 24 घंटे कोयटा पहुँचने में तो लग जाते हैं। वो बस वहाँ का सफ़र बहुत मुश्किल होता है, ख़तरनाक होता है। देखने को पाकिस्तानी बहुत अच्छे बंदे जो है ना हिम्मत हार जाते हैं। और कोयटा से आगे? कोयटा से आगे जो तफ्तान का सफ़र है वो 12 घंटे का है। ताफ्तान का सफ़र 12 घंटे का है, वो भी बैठ कर जाना है आपने? वो आपने बस छुप के जाना है, किसी डाले में जाना है, ट्रक में जाना है, जैसे भी वो बहुत मुश्किल में लेके जाते हैं। किसी बस गाड़ी में नहीं लेके जाते, वो मुश्किल है। और उसके बाद ताफ्तान से आगे जब जाते हैं? तफ्तान से आगे बॉर्डर क्रॉस करना होता है, डाले लगे होते हैं। बॉर्डर कौन सा होता है? बॉर्डर पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है। पाकिस्तान से ईरान में एंट्री मिलती है उस बॉर्डर के ऊपर। बिल्कुल। वो पैदल क्रॉस करना होता है? वो गाड़ी क्रॉस नहीं, वो पैदल, वो छुप के क्रॉस करना होता है। उसके पास गाड़ी लेकर जाते हैं, उतार देते हैं। बॉर्डर 15 पे मिनट गाड़ी लेकर जाती है आपको और वहाँ से गाड़ी उतार देती है बॉर्डर पे, और वहाँ से आपने दौड़ लगानी होती है, भागना होता है, और वहाँ पे आर्मी भी बॉर्डर पे मौजूद होती है। और अभी बता रहे थे कि वो स्ट्रेट फायरिंग करते वो हैं। स्ट्रेट फायरिंग करते हैं। स्ट्रेट फायर बस करते हैं हमारे जिसको लग साथ जाता है। जो ना दोस्त थे उन्होंने बताया, उन्होंने देखा भी है, हमने भी लाशें देखी हैं कि वो पड़ी हुई हैं। आईडी कार्ड उनका उनके पास पड़ा होता है, कोई देखने पूछने वाला नहीं होता, सबको अपनी अपनी पड़ी। इन्होंने बताया कि जब ये इनका जो पैदल रास्ता था, पैदल जो रास्ता आगे जो था वो कितने घंटे का था? वो तो जो है ना 2 घंटे का बनता है, जो पाकिस्तान से ईरान का बॉर्डर क्रॉस करना होता है। 2 घंटे का आपने 2 सिर्फ घंटे बॉर्डर क्रॉस करना 2 है? घंटे में पैदल चल के करना होता है। सामने आर्मी नज़र आ रही होती है, ईरान की और अच्छा। पाकिस्तान की। बॉर्डर उस पर क्रॉस करने के बाद फिर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद एक गाड़ी लगी होती है, वो एक जो बड़ा ट्रक होता है उसमें बंदे बिठाते हैं। बिठाने के बाद उनके ऊपर बंदे फेंक देते हैं। ये बता रहे थे कि जो ट्रक जो लेके जाता है ना, उस ट्रक के अंदर सारे साइडों के ऊपर तो जो आवाम बैठी होती है वो बैठी होती है, उसमें लड़कियां भी होती हैं, उसमें पूरी दुनिया के लोग जो डंकी लगाने के लिए आए होते हैं यूरोप में एंट्री के लिए, वो सारी दुनिया से लड़के और लड़कियां आए होते हैं। साइडों में जो लड़के हैं या लड़कियां बैठते हैं वो तो बैठते हैं, लेकिन जो सेंटर में बंदे बैठते हैं उन बंदों के ऊपर भी बंदे बैठे होते हैं। ऊपर बंदे फेंक देते हैं। किसी का सांस बंद हो जाए, किसी को सांस ना आए, किसी को दमे का मसला, किसी को स्टमैटिक प्रॉब्लम है, तो उनको किसी बात की कोई परवाह नहीं है। कोई बंदा हिल नहीं सकता, थोड़ा सा भी नहीं हिल सकता, क्योंकि इतना मतलब उन्होंने किया होता है कि फायरिंग हो जाती है, डकैती भी होती है, उधर चोर भी होते हैं। तो ये जो ट्राले का सफ़र है ये कितने घंटे का होता है? ये जो ट्राले का सफ़र होता है ये करवाते हैं 8 घंटे का। 8 घंटे आपने ट्राले में एक ही एक्शन में या एक ही पोज में आपने बैठे रहना है और आप हिल नहीं सकते। 8 घंटे होता है। उसके बाद डाले लगे होते हैं, जब ट्राले से उतरते हैं वो मतलब कुछ भी नहीं, बस उधर से पकड़ते हैं, गन मैन खड़े होते हैं, वो मारते हैं, पैसे छीन लेते हैं बंदे से, जितने भी होते हैं, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर बात है वो एक ऐसा इलाका गैर है कि जहाँ पे ना कोई कानून है, ना कोई फ़ौज है, ना कोई आर्मी है, ना कोई पुलिस है। उनकी अपनी एक बदमाशी है वहाँ पे एजेंटों की,
تو وہاں پہ جو ڈنکر ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں اسلحے کے زور کے اوپر آپ سے جب آپ ٹرالے سے نیچے اترتے ہیں اگلی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، تو اس سے پہلے آپ سے جو بھی آپ نے گھر سے اگر کوئی خرچہ لے کے جاتے ہیں جو کوئی بھی ایسی چیز ہے تو وہ آپ سے چھین لیتے ہیں۔ اور یہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگوں نے نا یورپ میں ظاہری بات ہے بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، اس کے لیے بڑی مہنگی جیکٹ لی یہاں سے کہ ہمیں سردی سے ہم بچ سکیں، لیکن ان ظالموں نے ہم سے وہ ساری جیکٹیں بھی چھین لی۔ وہ بھی چھین لی، بیگ بھی چھین لیا، کھانے کو کچھ نہیں۔ پھر آگے سے جب پانی مانگا تو پٹرول دے دیا کہ پٹرول پینا ہے۔ یہ سنیں کہ پانی مانگا ہے تو پانی کے اندر پٹرول مکس کر کے دے رہے ہیں کہ یہی ہے پینے کو، اگر مل سکتا ہے پینے کو، یہ لینا ہے تو پی لو۔ اس کے بعد پھر آپ ڈالے میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہوتا ہے 3 گھنٹے کا سفر۔ ڈالے میں 3 گھنٹے کا سفر۔ آگے بم چوکی ہے جو ایران کی بنی ہوئی ہے، ہاں۔ ادھر سے کراس کرنا ہوتا ہے، وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ادھر کیسے انہوں نے کراس کرتے ہیں؟ وہ ان کا نا مطلب پہاڑوں میں انہوں نے اپنا رستے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر انہوں نے کتے چھوڑے ہوئے ہیں کہ کتے بندے کو پکڑ کے لے آتے ہیں۔ اچھا، ہاں، وہ جو سونگھنے والے کتے وہ سونگھنے والے کتے ہوتے ہیں۔ ہاں۔ تو اس کے بعد پھر وہ 3 گھنٹے کراس کر کے ایک بس آتی ہے، بس پہ بیٹھ کے 2 گھنٹے سفر کرنا ہوتا ہے، پھر آگے گاڑیاں لگی ہوتی ہیں، ان میں 14 بندے 3 ٹکی میں ڈالتے ہیں، 14 بندے نیچے آگے پیچھے کر کے ایک کار کے اندر 14 بندے ایٹ اے ٹائم لے کر جانے ہیں انہوں نے، اور اس کار میں بھی ایک ڈکی میں 3 بندے انہوں نے گھسانے ہوتے ہیں، اور اس کار کی سپیڈ اب میں کیا بتاؤں آپ کو، 120 سے نیچے نہیں وہ لے کے آتے۔ سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کسی کی گردن ٹوٹ رہی ہے، کسی کا بازو ٹوٹ گیا ہے، کسی کا شولڈر اتر گیا ہے، یا کوئی بندہ اگر اچھل کے نیچے گر گیا نا کسی جمپ کی وجہ سے، تو انہوں نے پیچھے مڑ کے اس بندے کو اٹھانا نہیں ہے، اس نے اسی طرح لاوارث وہیں پہ بندے نے پڑے رہنا ہے، انہوں نے گاڑی نہیں روکنی۔ اگر بندے کی ڈیتھ ہوگی آنکھوں کے سامنے دیکھا، وہ یہ نہیں بولتے کہ بندہ ڈیتھ ہو گیا، یا وہ بولتے ہیں ہمارا پیسوں کا نقصان ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ مرتا ہے تو ان کو اس کے مرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ مرا ہے تو ہمارا پیسے کا نقصان ہو گیا ہے۔ ظلم کی انتہا دیکھیں، بس بہت زیادہ مارتے بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو آگے لے کے جاتے ہیں، پھر وہاں پیمنٹ اوکے کرنی ہوتی ہے تہران میں، تو جو پیمنٹ اوکے نہیں کرتا اس کو مارتے ہیں، اندر لے جاتے ہیں، بہت گندا واش روم ہوتا ہے، اس میں ڈال دیتے ہیں۔ کھانے میں کیا دیتے ہیں سارے سفر کے دوران؟ کھانے میں کیا دیتے ہیں؟ کھانے میں وہ عجیب قسم کا ان کا کھانا ہوتا ہے، مطلب آلو ہوتے ہیں، اس کے بعد شوربہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی بس پینا ہوتا ہے یا آلو کھانے ہوتے ہیں۔ چاول وغیرہ یا روٹی وغیرہ کچھ بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں، نہ چاول نہ روٹی، صرف وہ شوربہ اور آلو دے دیتے اللہ ہیں، اکبر۔ اور اس کے ساتھ ایک بند دیتے ہیں چھوٹا سا، وہ اس کے ساتھ ہی گزارا کرتے ہیں۔ آلو شوربے کے ساتھ دیتے ہیں، اور ساتھ میں ایک بند دیتے ہیں جو آپ نے اس شوربے کے اندر بھگو کے آپ نے کھانا ہے۔ اس میں کوئی نمک کچھ بھی نہیں ہوتا، مرچ نمک چلتی نہیں ہوتا، مرچ اور نمک بالکل نہیں چلتا، پھیکا سالن ہوتا ہے، اور وہ بھی آلو اور شوربے کا۔ یہ کھانا ہے آپ نے یہ تہران میں جتنے دن آپ کا سفر ہوگا۔ یہ تہران میں جا کے واقعہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے نا، وہ گاڑی پہ ہوتا ہے، پھر وہ 14-15 بندے ایک گاڑی میں ڈالتے ہیں، 10 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے ماکو کا۔ ماکو کے پیچھے 3 گھنٹے اتار دیتے ہیں، پھر 3 گھنٹے آگے کا سفر ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بتا دیں۔ وہ جو پیدل وہ بتاتا ہوں، ابھی وہ بتا دیں گا۔ جی، وہ بتا رہے ہیں کہ 10 گھنٹے کا جو اس گاڑی کا ماکو تک پہنچنے کا سفر ہوتا ہے، وہ ماکو تک پہنچنے تک گاڑیاں آپ کو اتار دیتی ہیں، اور وہاں سے پھر آپ نے پیدل چلنا ہے 3 گھنٹے کے لیے۔ اس 3 گھنٹے کا جو سفر ہے نا، وہ زندگی اور موت کے منہ سے نکلنے کے برابر ہے، کیونکہ وہاں انہوں نے دیکھی ہیں لاشیں پڑی ہوئی، اور ایسی لاشیں بھی دیکھی ہیں لوگوں کی، پاکستانی لوگ دیکھے ہیں مرے ہوئے، کہ جن کے آئی ڈی کارڈ بیچاروں کے قریب پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کو ترس کھا کے دفنا دیا ہے تو کسی کے پاؤں باہر نکلے ہوئے ہیں، کسی کو کفن بھی نصیب نہیں ہے۔ ایسے لوگ بیچارے جو راستے میں ہمت ہار کے مر گئے ہیں، یا ان لوگوں نے ظالموں نے کہیں مار دی ہیں، تو وہ بیچاروں کو کفن تک نصیب نہیں ہوتا، اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو 3 گھنٹے کا سفر شروع ہوتا ہے نا، 3 گھنٹے کا سفر بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس میں پہاڑ ہوتے ہیں، جنگل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہاڑوں کے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد ادھر لاشیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کسی کا جو ہے نا وائلٹ پڑا ہوا ہے ساتھ، اس میں آئی ڈی کارڈ نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی گجرات کے ہوتے ہیں، منڈی بہاولدین کے ہوتے ہیں، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو کوئی پاکستانی کوئی اپنا کسی کا دوست ہوگا دفنا دیتا ہے، اس کا پاؤں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو بنی، ویسے ہی پتہ نہیں کتنی بھیانک موت ان کو نصیب ہوتی ہے۔
तो ये बहुत मुश्किल है। तो ये 3 घंटे के पैदल सफ़र के बाद फिर वो आप बता रहे थे पानी का नहीं, जो वो पानी होता है, ठीक है, इतना पानी होता है। आगे एक दरिया आता है जो जिसमें दरिया। आप उस दरिया को पार करना है, लेकिन यहाँ तक पानी है पानी और वो तुर्की में एंट्री के लिए होता है। तुर्की और ईरान के दरमियान होता है। तुर्की और ईरान के बॉर्डर से निकलने के लिए आपने तुर्की में एंट्री के लिए ना, वो आपने इतना गहरा पानी है और इंतहाई ठंड का माइनस का टेम्परेचर होता है उस पानी का, जिसमें से आपने चल के उस पानी के अंदर से आपने तुर्की के अंदर आपने एंटर होना है आपने, वो बॉर्डर एरिया। वो बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद जो जेंट होते हैं वो भगा देते हैं, आगे चौकी नज़र आ रही होती है, ठीक है, वो बोलते हैं कि चले जाओ। जब आगे निकलते हैं सामने फायरिंग करते हैं, किसी को लग जाती है वो बैठ उस जाता है। बॉर्डर पे टर्किश आर्मी है, वो सीधी फायरिंग भी करती है और उनके सामने से ये लोग जो है ना एजेंट जो होते हैं, जो जालिम लोग हैं, माफिया, ये इन बेचारों को जो टंकियों पे जाते हैं, इनको कहते हैं कि तुम भाग जाओ अपनी अल्लाह का नाम लेकर, और उस पानी के अंदर फिर ये दौड़े लगाते हैं। और अगर किसी को गोलियां लगी, अभी ये बताया था इन्होंने कि जैसे इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया तो आगे इनके दोस्तों के बैग्स के पीछे गोलियां लगी हुई इनको मिली हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है, बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखी हुई थी, तो वो बैग्स जो उन्होंने पीछे पहने हुए थे, जिसकी वजह से वो गोली उनकी जिस्म को नहीं छू सकी और वो बच गए हैं। बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद जब एंट्री होती है, आर्मी सामने खड़ी होती है, फायरिंग करती है, सारी बात है। जब बंदा भाग रहा है, इनलीगल काम कर रहा है, हाँ, तो मुश्किल तो होती है ना। तो फिर उसके बाद जब बॉर्डर क्रॉस कर लेता है तो उधर एक गाड़ी खड़ी की होती है, उन्होंने कि इधर बैठना है। जो बैठ जाता है वो उसी टाइम लेके चले जाते हैं, पीछे रह जाते हैं बेचारे, भूख प्यास से मर जाते हैं, उन्हें कोई बंदा पूछता ही नहीं है। पर दोबारा गाड़ी नहीं आती है। दोबारा नहीं आती, जो बैठ गया वो चली गई। इनका कुछ टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम तक आपने बॉर्डर क्रॉस करके उस साइड पे पहुंचना है। और अगर कोई दोस्त बेचारा सांस की प्रॉब्लम की वजह से या सांस फूल गया है या थोड़ी सी हिम्मत हार गया है या थक गया है, तो अगर वो वहीं रुक गया है तो गाड़ी ने दोबारा आपको लेने के लिए नहीं आना, आपको लावारिस वहाँ पे भूखा प्यासा छोड़ के वो लोग चले जाते हैं और आपको तुर्की के अंदर एंटर होने के बावजूद भी आपको बॉर्डर पे मार दिया जाता है। बहुत मुश्किल है, भूख प्यास से बंदा मर जाता है। उसके बाद लेके आते हैं, जो आगे का सफ़र होता है वो होता है दोगो ब्याज का। दोगो ब्याज उनका एरिया है, ठीक है। वो 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे के बाद दोगो ब्याज ले आते हैं। जो पेमेंट करता है एक दिन में उनको छोड़ देते हैं कि अपनी बस पे इस्तांबुल चले जाओ। अच्छा, तो जो पेमेंट नहीं करता उधर मार देते हैं। अच्छा, वो बहुत जब ज़्यादा तुर्की के जुल्म अंदर करते हैं। एंट्री करवा देते हैं, आगे इनकी पूरी चेन चली हुई है। जो एजेंट्स होते हैं ना, एजेंट्स, इन्होंने हर एरिया के जो इलाके के एजेंट्स हैं उनके साथ एक पूरी एक चेन, एक नेटवर्क कायम किया हुआ है। तो जब ये दोगो ब्यास पहुंचते हैं तो वहाँ पे एजेंट इनकी जान नहीं छोड़ते और वहाँ पे इनको हरासा किया जाता है, बिठा के। अभी बता रहे थे कि लोगों को हथकड़ियाँ डाली हुई हैं, दोनों टांगों को और बाजुओं को बिठा के बांध के बिठाया होता है और कहते हैं कि पीछे कॉल करें, जाके अपने घर वालों को कॉल करें और उनसे पैसे मंगवाएं तो फिर आपकी जान छूटेगी। तो फिर मरता क्या ना करता, फिर डंकी वालों को बेचारों को फिर कॉल करनी पड़ती है अपने कंट्री में और वहाँ से फिर पैसे मंगवा के देने पड़ते हैं और फिर कहीं जाके इनकी जान छूटती है। आप इस तरह से पहुँच गए थे वैसे तुर्की के? मैं पहुंच गया था, लेकिन मुझे भी जंटू ने बहुत ज़्यादा जो जलील किया था। मतलब जो जंट होते हैं वो तो सबज बाग दिखाते हैं, सीधी सी बात है, बंदों को बोलते अच्छा, हैं ऐसे हो जाएगा। आपने कितना अरसा इस्तांबुल में गुजारा? मैंने 4 साल गुजारे हैं। 4 साल साकिब भाई गुजारे हैं। 4 साल उसमें इस्तांबुल में गुजारने के बाद क्या इतने को पैसे आप जमा कर सके हैं कि जो आप अपना पीछे को प्रॉपर्टी बना सकें? या बंदा बस जितना पाकिस्तान कमा सकता है उतना ही कमा सकता है, अपना खर्चा भी करना है। उसके दोस्तों, बाद सारी वीडियो को आपको दिखाने का सिर्फ यही मकसद बताना था कि अगर जितनी हाका लाल की मेहनत अगर हम वहाँ कमा करते हैं ना, अगर इतनी हाका लाल की मेहनत अपने मुल्क में भी कर लें तो अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के चेहरे के साथ जो है ना, हम दिन में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के, अपने माँ बाप का चेहरा देख के, उनका चेहरे को देख के इबादत हासिल करके, तो हम अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ रह कर जो ज़िंदगी वहाँ गुजार सकते हैं। मौत एक दिन जो है कन्फर्म है और अल्लाह जो है ना, वो इधर भी वही अल्लाह राज़िक है, इस्तांबुल में भी वही अल्लाह राज़िक है, यूरोप में भी वही अल्लाह राज़िक है। तो अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा दिया हुआ है। तो मेरा मशवरा आप भाइयों से यही है कि जिस तरह ये लोग अपने माँ बाप को पीछे रोता हुआ और अपने बीवी बच्चों को रोता हुआ छोड़ के इस तरह डंकी लगा के जाते हैं, उनसे खुदारा हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी को अपने लिए जीना छोड़ दें, अपने बच्चों के लिए जिएँ, अपने माँ बाप के लिए जिएँ, अपनी फैमिली के लिए जिएँ, क्योंकि ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, ये ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलती है।
2 روٹیاں सूखी खा के अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ सुकून की ज़िंदगी भी गुजार लेंगे ना, कम से कम कफन नसीब हो जाएगा, आपके पीछे कोई दुआ करने वाला होगा। नहीं तो ऐसे डंकी वाले कई देखे कि जिनके पीछे घर वालों को भी पता नहीं चला कि वो उनका बच्चा बेटा मर गया है, उस दफन हुआ है नहीं हुआ। ये सारी उम्र का रोग लगा के ये लोग डंकी लगा के चले जाती हैं और पीछे उनके घर वाले सारी उम्र इसी रोग में और इसी सोग में रोते रहते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि खुदारा इस डंकी वाले खेल से अपने आप को भी बचाएं, अपने लिए जिएं और अपने घर वालों के लिए जिएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।